तो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। डियर फ्रेंड्स, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है सर। ओके 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 डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन। तो आज हमारा सेशन रहेगा चार्जेस ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर। तो प्रहलाद कुमार जी, यस। अमित जी, ओके। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपके साथ पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। प्लीज जरा मेरे को ये भी कंफर्म कर दीजिए कि पीपीटी दिखाई दे रही है आपको। देखिए, पीपीटी दिखाई दे रही है आपको। पीपीटी दिखाई दे रही है। एमसीक्यू सेशन ऑन चार्ज ऑन सिक्योरिटीज इन बैंक लोन्स, एनीवन? यस सर, दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ चार्जेस ऑन सिक्योरिटीज इन बैंक लोन्स। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अमृत विज बैंकिंग ज्ञान केंद्र की तरफ से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं चार्जेस ऑन सिक्योरिटीज इन बैंक लोन। तो चार्जेस, आपको पता है कि चार्जेस का क्या मतलब है। चार्जेस का यहाँ मतलब ये है कि सिक्योरिटी चार्जेस, ये जो हम बैंक में लोन देते हैं। और आप लोगों को पता है कि वो जो बैंक का लोन दिया जाता है, वो अगेंस्ट, आमतौर पे हम लोग अगेंस्ट सिक्योरिटीज देते हैं। और कुछ लोन है जैसे कि जो कि सीजीटी एमएससी में कवर होते हैं, उसमें हम लोग गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोन ऐसे भी हैं जिसमें हम लोग सिक्योरिटी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने किसी को कैश क्रेडिट लिमिट दी, तो उसमें हम लोग सिक्योरिटी कौन सी रखते हैं? तो कौन सी रखते हैं सिक्योरिटी, प्लीज बता सकते हैं आप लोग कौन सी सिक्योरिटी रखते हैं? यस। अगर हम लोग यस अगर हम लोग किसी को सीसी लिमिट देते हैं तो कौन सी सिक्योरिटी रखते हैं? यस। एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक होता है सर। हाइपोथिकेशन। यस, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। वेरी गुड, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक रखते हैं। मतलब कि हाइपोथिकेशन का चार्ज रहता है। ऐसे ही जब हम किसी को गोल्ड लोन देते हैं, तो उस समय कौन सी सिक्योरिटी रखते हैं? यस। प्लीज। तो हम क्या रखते हैं? गोल्ड रखते हैं। गोल्ड जो है अंडर लॉक एंड की रखा जाता है। गोल्ड का पोजेशन वो हमें दे देता है। लेकिन हाइपोथिकेशन के केस में हमें पोजेशन नहीं मिलता है। लेकिन जो सिक्योरिटी अंडर लॉक एंड की होती है, उसका पोजेशन हमें मिलता है। मतलब कि जैसे गोल्ड है, गोल्ड के अगेंस्ट लोन देंगे तो गोल्ड जो है वो बैंक के पास अंडर लॉक एंड की, बैंक के अंडर लॉक एंड की रहेगा। ठीक है। और ऐसे ही जो हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन देते हैं, उसमें हम मॉर्टगेज करते हैं। क्या करते हैं? मॉर्टगेज। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हम बैंक में अपने पास रख लेते हैं। जब तक लोन रीपे नहीं होता, उसको हम लोग वापस नहीं करते हैं। फिर कई तरह के चार्ज आ जाते हैं। जैसे हमने आपको कल भी बताया था, असाइनमेंट का चार्ज आ जाता है। तो असाइनमेंट का चार्ज जो होता है, आमतौर पे हम लोग बोलते हैं कि एलआईसी के अगेंस्ट असाइनमेंट का चार्ज होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, असाइनमेंट के साथ साथ हम लोग जैसे बुक डेट्स देते हैं, बुक डेट्स के अगेंस्ट लिमिट देते हैं, वहां भी हमारा ये चार्ज रहता है। ओके। और पेटेंट ट्रेडमार्क्स का हो तब भी यही चार्ज जो है काम आता है। ओके। तो हाँ, यस, ठीक है विवेक सिंह जी, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए, अब हम आपके साथ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो मैं आप सभी साथियों को जो है, आज थोड़ा सा हमारा ये जो पीपीटी है, और आपके साथ ये आपका जो चैट बॉक्स में हम आंसर करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि चैट बॉक्स में ही आंसर करें। पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी प्लीज बोले नहीं, माइक खोल के ना बोले आंसर। इससे पता क्या है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको डिस्टरबेंस होती है। ठीक है। तो चलिए, आपके सामने रख रहे हैं पहला क्वेश्चन। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा है। होपफुली कि आपको ये आज का सेशन जो है बहुत बढ़िया लगेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, प्लेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन से सेक्शन में डिफाइन है प्लेज? प्लेज जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में जो है वो डिफाइन है? ये क्वेश्चन जो है हम आपको पूछ रहे हैं, उसको जरा ध्यान से आंसर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि प्लेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन से में डिफाइंड है?
चलिए, तो बहुत सारे साथियों ने आंसर कर दिए हैं। तो ज्यादातर 174 ए, 171, 172। चलिए, तो बहुत सारे आंसर हमारे पास आ चुके हैं। तो मैं इसका आपको राइट आंसर दिखा देता हूं कि राइट आंसर इसमें है। तो 172, अंडर सेक्शन 172 जो है, प्लेज डिफाइंड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 172 सेक्शन जो है उसके अंतर्गत प्लेज को डिफाइन किया गया है। प्लेज क्या होता है जी, मैंने आपको पहले बता दिया। जब बैंक का किसी एसेट के ऊपर लॉक एंड की लगा रहता है, जिस एसेट को बैंक अपने पास पोजेशन में रखता है उसको बोलते हैं प्लेज। ठीक है, जिस एसेट को बैंक अपने पोजेशन में रखता है, अंडर लॉक एंड की रखता है, जैसे मैंने गोल्ड लोन की बात करता हूं, तो गोल्ड लोन में जो पोजेशन है बैंक के पास रहता है। ठीक है, चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है। द चार्ज ऑन मूवेबल एसेट्स विदाउट पोजेशन टू बी क्रिएटेड इज चार्ज नोन एज। द चार्ज ऑन मूवेबल एसेट विदाउट पोजेशन, जो जो हम चार्ज रखते हैं बिना पोजेशन में, तो उस केस में उस चार्ज को क्या कहते हैं? बिना पोजेशन के जो रखा जाता है, जो बिना पोजेशन के रखा जाता है, उस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ हमारे साथी आंसर कर रहे हैं पूरे जोर शोर से कि उसको सर डी को लॉक किया जाए, कि हाइपोथिकेशन किया जाता है। तो जिसमें पोजेशन रखा जाता है उसमें आपने वो प्लेज बोला है, और जिसमें पोजेशन नहीं रखा जाता है वो हाइपोथिकेशन बोल रहे हैं। तो चलिए, मैं हाइपोथिकेशन को लॉक कर देता हूं एक बार आपके कहने पे, और देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। हाइपोथिकेशन को लॉक किया, राइट आंसर देखा। हाँ, तो हाइपोथिकेशन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। यस, बिल्कुल सही। The charge on movable asset without possession to be created is charge known as hypothecation. Question number 3. When a loan is given by a bank on the security or railway receipt, which type of charge is created? जब बैंक किसी को रेलवे रिसीट के ऊपर लोन देता है तो उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? जब बैंक किसी को रेलवे रिसीट सिक्योरिटी रख के लोन देता है तो उसको उसमें कौन सा चार्ज कहेंगे? लियन, प्लेज, हाइपोथिकेशन या असाइनमेंट? तो यहाँ बातें चल रही हैं। तो बहुत सारे साथी जो हैं इसमें आंसर कर रहे हैं। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। बी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं ज्यादातर, कि अगर रेलवे सीट है तो बी को लॉक किया जाए, ऐसी बातें चल रही हैं। चलिए, तो बी को लॉक करने की यहाँ पे बातें माय डियर फ्रेंड्स चल रही हैं। तो अगर हम बी को लॉक करें और राइट आंसर देखें तो देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। यस, बी इज द राइट आंसर, प्लेज इज द राइट आंसर। ठीक है, जब रेलवे सीट को हम एज ए सिक्योरिटी रख के करते हैं तो उसको प्लेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मॉर्टगेज हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मॉर्टगेज किस सेक्शन में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के किस सेक्शन में डिफाइंड है? मॉर्टगेज जो है वो इस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइंड है। यस, मॉर्टगेज जो है वो अंडर विच सेक्शन डिफाइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? तो यहाँ बातें चल रही हैं। कुछ साथी डी कह रहे हैं, कुछ साथी सी कह रहे हैं। तो ज्यादातर सी कह रहे हैं कि 58 के अंतर्गत है। चलिए, आप लोगों की हम बात सुन लेते हैं और इसका राइट आंसर हम एक बार देख लेते हैं। यस, 58 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। Which of the following mortgages is not required to be registered with the registrar?
इनमें से कौन सी मॉर्गेज जो है उसकी जरूरत नहीं है रजिस्ट्रार के अंतर्गत उसको रजिस्टर करवाने की? यस, कौन सी ऐसी मॉर्गेज है जिसको हमें रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं रहती है? तो यहाँ पे सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, उसफ्रक्चरी मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज, ऐसा बोला जा रहा है। कौन सी ऐसी मॉर्गेज है इनमें से जिसको हमें रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है? तो भाई यहाँ बड़ा क्लियर बोला जा रहा है, डी को लॉक कर दीजिए, इक्विटेबल मॉर्गेज है। तो चलिए हम आपके कहने पे एक बार आपको इसका आंसर दिखा देते हैं। डी को लॉक करके इसका राइट आंसर देख लेते हैं एक बार। तो डी का आंसर है, तो इसका आंसर है डी, इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है कि यहाँ पे टाइटल डीड जो है ना, बारोर आके खुद जमा करवाता है बैंक में, ब्रांच में। तो इसलिए इसको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं रहती। ये बैंक के पास जो टाइटल डीड है तब तक पड़ी रहती है जब तक व्यक्ति बैंक का लोन नहीं दे देता। और ये इक्विटेबल मॉर्गेज होती है, ये नोटिफाइड जो सेंटर होते हैं उसी के ऊपर ये जमा हो सकती है। जो नोटिफाइड स्टेट द्वारा जो प्लेस नोटिफाइड होते हैं उसी प्लेस के ऊपर ये मॉर्गेज डीड जो है, जो इक्विटेबल मॉर्गेज है, वो रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। चार्ज ऑफ असाइनमेंट इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ। जो चार्ज ऑफ असाइनमेंट का चार्ज जो रहता है वो किसकी प्रोविजन के मुताबिक है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या नन ऑफ दिस? यस, तो जो असाइनमेंट का चार्ज रहता है वो किसके अंदर डिफाइंड है? किसके अंतर्गत डिफाइंड है जो चार्ज असाइनमेंट का है? यहाँ बहुत सारे साथी जो है मिक्स्ड आंसर आ रहा है, क्लियर कट अभी आंसर नहीं आया आप लोगों का, तो मिक्स रिस्पॉन्स आया है मेरे को। तो इसका आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या है। लेट अस सी द राइट आंसर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत असाइनमेंट चार्ज को बताया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके मोबाइल स्क्रीन पे। ए कंपनी इज हैविंग इमूवेबल एसेट्स इन बेंगलोर, its registered office is in Chennai, and company is willing to avail bank limits in Mumbai, where the EM will be created. समझ लग गई? कि कंपनी इज हैविंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इन बेंगलोर, बेंगलोर में प्रॉपर्टी है और रजिस्टर्ड ऑफिस इसका चेन्नई में है, और लिमिट लेना चाहते हैं मुंबई में। तो बताइए कि ईएम कहाँ पे होना चाहिए? यस, तो यहाँ हमारे साथी जो है इसका आंसर दे रहे हैं, सभी सी आंसर को लॉक करने की बात कर रहे हैं। कंपनी की प्रॉपर्टी बेंगलोर में है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई में है, और बैंक लिमिट मुंबई में लेनी है। तो भाई ये कहीं भी अपनी इक्विटेबल मॉर्टगेज करवा सकते हैं। ओके, तो ये जो है, अगर ऐसा स्थिति है तो ये कहीं भी अपनी इक्विटेबल मॉर्टगेज करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यस, एनी ऑफ दीज प्लेस, इनमें से किसी भी प्लेस पे वो अपनी मॉर्टगेज जो है वो करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ए टर्म ऑन एग्रीमेंट was signed by the borrower, but stamp duty paid on the agreement was not adequate. Stamp duty can be made up subsequently with the permission of। टर्म लोन एग्रीमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर नहीं लगी, तो क्या इस स्टैंप ड्यूटी के रेट को बाद में भरपाई की जा सकती है?
यहाँ हमारे साथी बहुत सारे आंसर करें। क्वेश्चन है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी टर्म लोन एग्रीमेंट के ऊपर कम लगी है तो क्या इसको पूरा किया जा सकता है? मैं आप लोगों के आंसर वॉच कर रहा हूं कि आप लोग क्या आंसर कर रहे हो। पहली बात तो आपने ये कह दी कि हाँ किया जा सकता है। तो क्या कोई ऐसा भी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कम लग गई तो उसको भरपाई नहीं की जा सकती? वैसा डॉक्यूमेंट भी है? अगर उसके ऊपर आपकी स्टैम्प ड्यूटी कम रह गई तो फिर क्या उसकी भरपाई हो सकती? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती? ये तो आपने बता दिया इसकी भरपाई हो सकती है। और आप लोगों ने बताया ए कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। मेरा क्वेश्चन इसके ऊपर एक आ गया। मेरा क्वेश्चन आ गया है कि क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी है जिसमें स्टैम्प ड्यूटी हम भरपाई नहीं कर सकते? यस, आपका ये क्वेश्चन का आंसर ठीक है। लेकिन मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या यहाँ तो टर्म लोन एग्रीमेंट था, क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी है यहाँ पे हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे? यस, राम लगन जी तैयारी कीजिए महाराज आगे बढ़ने की, बहुत अच्छे। राम लगन जी ने बताया डीपी नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी कम लग गई तो आप उसमें भरपाई नहीं कर सकते। वो डॉक्यूमेंट आपका बेकार हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट लिया या नहीं लिया वो वैलिड नहीं रहेगा। क्यों वैलिड नहीं रहेगा? अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कम पैसों की लगती है तो कोर्ट जो है उस डॉक्यूमेंट को वैलिड नहीं मानती। अगर डीपी नोट में कभी आपसे अगर डीपी नोट में आपसे कभी भी अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी कम लग जाती है तो उसमें भरपाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ इवन पेनल्टी दे के भी नहीं कर सकते। यहाँ तो पेनल्टी भी लगेगी और स्टैम्प ड्यूटी की भरपाई भी की जाएगी। और कौन कर सकता है? कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9, बारोर इफ आस्क फॉर कॉपीज ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स तो क्या करना है? अगर बारो कहता है मेरे को आप ना लोन डॉक्यूमेंट की कॉपियां दे दो तो क्या करेंगे? हम दे देंगे, नहीं देंगे, क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? अगर कोई बारो कहता है मुझको लोन डॉक्यूमेंट की कॉपी दे दो तो हम्म, तो यहाँ पे बात बड़ी क्लियर कर रहे हैं आप। बी की जाए दे देंगे, बी को लॉक कर देंगे कि भाई ले जा। वैसे तो अभी ये रूल बन गया है कि जैसे ही आपने लोन दिया ना तो आपको तुरंत वो जो है साथ में ही कॉपी दे देनी है। तो चलिए आप लोगों की बात मान लेते हैं, शैल बी की। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10, देयर वर 4 स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन ए टू ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट था उसमें 4 स्टैंप लगी हुई थी, दो तो कैंसिल कर दी, दो के ऊपर उसने क्रॉस साइन कर दिए। तो बताइए ये जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है या नहीं वैलिड? ये आपने बताना है। 4 टिकटें थी, उसमें से दो उसने कैंसिल कर दी, दो के ऊपर क्रॉस साइन कर दिए। तो कैंसिलेशन प्रॉपर है या नहीं है? आंसर बहुत कम आ रहे हैं आज, क्या बात है? मेरे साथी बहुत सारे जुड़े हैं, 59 लोग हैं। इसका मतलब आप लोगों को ये लोन्स के बारे में थोड़ा कम ज्ञान लगता है क्योंकि बहुत कम आंसर आ रहे हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर है। अगर उसने सीधी टिकट को काट के ठीक कर दिया है तो उसको हम कहेंगे कि ये एक प्रॉपर कैंसिलेशन है। कैंसिलेशन इज प्रॉपर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स टू बी अटेस्टेड विटनेस। इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट को अटेस्ट या विटनेस किया जाता है? मॉर्टगेज डीड, प्लेज एग्रीमेंट, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट या ऑल ऑफ द अबव?
कौन से डॉक्यूमेंट को हम लोग विटनेस करते हैं? तो यहाँ बातें चल रही हैं, सभी को सभी को विटनेस करते हैं क्या? कुछ साथी ए ऑप्शन भी दे रहे हैं, कुछ साथी डी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं। हाँ, प्लेज एग्रीमेंट को नहीं विटनेस करते, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट को विटनेस नहीं किया जाता, लेकिन मॉर्टगेज डीड को विटनेस करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए। चलिए ए को लॉक करते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। तो हमने ए को लॉक किया और राइट आंसर देखा, यस, मॉर्टगेज डीड इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ए लोन डॉक्यूमेंट हैज बीन टाइम बार्ड। एक लोन डॉक्यूमेंट का जो समय है पूरा हो गया, 3 साल का पीरियड पूरा हो गया, एंड बैंक वांट्स दैट द लिमिटेशन शुड बी अवेलेबल अगेन। बैंक चाहता है कि इसका लिमिटेशन फिर से मिल जाए। इट कैन बी डन बाय, ये कैसे किया जा सकता है? पहला, obtaining fresh loan documents with old loan being the consideration, obtaining by acknowledgement debt, by asking the borrower for part payment, और all of the options are correct। बताइए जी क्या करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए, अब आप डॉक्यूमेंट्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ मेरे साथी बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं। अभी ये आंसर ये हमने कल डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। तुम्हें याद है कि नहीं याद, ये मुझको मालूम नहीं, लेकिन हमने जो कल डिस्कस किया था और आप लोगों ने भी याद रखा है। यस, आप लोगों ने भी याद रखा है कि सर ने क्या बोला था। जब डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाते हैं तो जो लोन डॉक्यूमेंट एक्सटेंड होते हैं हमेशा नए डॉक्यूमेंट लेके एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। आई लव द वे यू आर डूइंग, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो obtaining fresh loan documents with old loan being the consideration, जब कभी लोन डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए उसके बाद आप पीरियड बढ़ाना चाहते हो तो आपको नए डॉक्यूमेंट लेने ही पड़ेंगे, और कोई आपके पास चारा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन 13। लिमिटेशन एक्ट 1966 provides an extension of limitation period on acknowledgement of debt under section, कौन से सेक्शन के अंतर्गत एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट ले लें तो वो हमारी पीरियड एक्सटेंड हो जाता है? बताइए जी कौन से सेक्शन के अंतर्गत? इट शुड बी डी, विच यू आर सेइंग विश्वजीत। चलिए पहले विश्वजीत जी की बात सुन लेते हैं। हमारा काम है कि किसी को भी डिस्टर्ब किए बिना हमने काम करना है। लो विश्वजीत जी आपकी बात सुन लेते हैं, एक मिनट। आज थोड़ा ना हमारी पीपीटी जो है वो बेसिक मोड में है, इसलिए मेरे को बार बार ना वहां पे, हाँ जी, सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया। हाँ, आप विश्वजीत जी इसके बारे में बोल रहे हो ना, ए लोन डॉक्यूमेंट हैज बिकम टाइम बाउंड लोन एंड बैंक मार्क्स दैट द लिमिटेशन शुड बी अवेलेबल अगेन, इट कैन बी डन बाय, कैसे किया जा सकता है? तो अरे वो तो हाँ, और होगा ना, एक्नॉलेजमेंट डेट भी ले सकते हैं, लेने से भी। और पार्ट पेमेंट अगर वो डिपॉजिट चालान में पार्ट पेमेंट कर देगा वो उसी टाइम से भी तो लिमिटेशन पीरियड हो जाता है। तो सब ऑल ऑफ द एबव होगा ये ऑप्शन। आपने शायद क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में बड़ा क्लियर लिखा है कि लोन डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुके हैं, हैज बिकम टाइम बाउंड। जब टाइम बाउंड हो गए उसके बाद नहीं हमने ना एलईडी ले सकते हैं। आप सोचते हो कि भाई मान लो कि एक डॉक्यूमेंट 10 10 25 को एक्सपायर हो गए, ठीक है, 10 10 25 को एक्सपायर हो गए। तो अब हमने, पता चल गया, आज पता लग गया 16 तारीख है, 16 10 25 को पता चल गया, तो हम कैसे करेंगे बताइए आप? कैसे उसको हम अगर हमने डॉक्यूमेंट्स को हमने इन लाइन लेना है तो कैसे करेंगे? बैंक चाहता है कि टाइम मेरा लिमिटेशन पीरियड बढ़ जाए, तो कैसे करेंगे? अभी क्या हम एलईडी ले सकते हैं? 5 दिन ऊपर हो गए, 5 दिन ऊपर हो गए ना, 10 तारीख को एक्सपायर हो गए, लेकिन आज तो 16 तारीख है। तो हम आज की डेट में अगर एलईडी लेंगे तो क्या वो वैलिड होगी?
वो सर जो वो छह दिन का। हाँ जी। इंस्टॉलेमेंट डेब्ट और डिपॉजिट पार्ट पेमेंट करने से तो उसी उसी टाइम से तो हो जाता है ना नहीं लिमिटेशन। नहीं नहीं, वो और चीज है। जिस चीज की आप बात कर रहे हो कि हमने अगर सूट फाइल करना है तो उसमें हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। मेरी बात को समझो। जैसे कि अगर हम हमने लोग बैलेंस कंफर्मेशन लेटर ले लेते हैं। बैलेंस कंफर्मेशन अगर हम 10 तारीख से पहले ले लेते तब, अगर हम 10 तारीख के बाद ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अब लॉ की बात हो रही है। हम बैंक में क्या करते हैं, हम बैंक में क्या करेंगे, वैसे अगर प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल क्या करेंगे, आज ही जाएंगे और जाके वहां पे एलईडी साइन कराएंगे, डेट 9 तारीख डाल लेंगे, 9 अक्टूबर डाल लेंगे। मेरी बात समझ रहे। तो वो एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस को आप अगर लॉ में करोगे यूज तो फिर आपका क्वेश्चन वहां गलत हो जाएगा। लॉ कुछ सर और चीज इसका है। हाँ जी। रेफरेंस रेफरेंस मिल सकता है उसका, जो कहाँ पे जो लॉ का जिसमें लिखा हुआ है। क्या? इसका जो जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जो वो सोर्स मिल सकता है कहाँ से, कौन सी बुक्स में लिखा हुआ है। हाँ, आपको आपका डाउट क्योंकि क्लेरिफिकेशन आ क्योंकि जाएगा। लास्ट टाइम में तो हम लोग लास्ट एग्जाम में जैसे कि जहाँ पे पढ़ा था तो वहाँ पे तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हम लोग टिक करते नहीं थे नहीं, तो। बात सुनो, बात सुनो, वहां क्वेश्चन और था, यहाँ क्वेश्चन और है। आप समझे नहीं, आज की डेट में वो यही क्वेश्चन डाल रहा है। हमने कल भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। कल भी था कि टाइम बार डॉक्यूमेंट हो गए तब कैसे एक्सटेंड करना है। पहले होता था कि डॉक्यूमेंट टाइम बार हो गए, सूट फाइल करना है तो किस कैसे किया जा सकता है। तो अगर सूट फाइल की बात करेगा तो फिर हम एलईडी पुरानी जो है उसका सहारा ले सकते हैं, या उसने पार्ट पेमेंट किया तब उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सूट फाइल की तो बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे बैंक ये चाह रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स की डेट बढ़ जाए, 3 साल और बढ़ जाए। तो उसके लिए उसको फिर नए डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं। क्लियर? ओके। ओके डी। आप कोई बात नहीं, मतलब कि अगर आपको कोई कंसेप्ट ना क्लियर हो तो बाकी हम आपका डाउट क्लैरिफिकेशन बैंकिंग ज्ञान केंद्र का में हम डाल देंगे, और आपका ये क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगा पूरा लिखा हुआ, ठीक है। चलिए। तो 13वें क्वेश्चन में हमने बोला था आपको, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अच्छा, इसका जवाब आपको देना था। सो अंडर सेक्शन 18 जो था, इसका हम जो लिमिटेशन एक्ट है वो एक्सटेंशन हो जाएगा लिमिटेशन पीरियड में एक्नॉलेजमेंट एक्ट के ऊपर। ये अंडर सेक्शन 18 लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन सिक्योरिटीज फॉर बैंक लोन। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ चार्ज है, नॉट ए टाइप ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन सिक्योरिटीज फॉर बैंक लोन। कौन सा ऐसा चार्ज है जो कि सिक्योरिटी ऑफ लोन का चार्ज नहीं है। तो भाई यहाँ पे रैविश जी पहुंच चुके हैं अभी, विवेक सिंह जी, अनुरुद्ध जी, और सभी साथी एक ही सुर में बोल रहे हैं डी को लॉक किया जाए। हाँ, डेप्रिसिएशन आपको पता है, हाइपोथिकेशन भी है, मॉर्टगेज भी है, असाइनमेंट भी है। लेकिन जो हमारा क्या है, जो हमने बोला कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है जब किसी चीज की घिसावट होती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो हर साल हमारी कोई कार ली है, कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, घिसाई होती है जो, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये एक चार्ज का फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको निकाला। चलो देखते हैं राइट आंसर। 14 में डी को लॉक करते हैं। डी को लॉक किया, राइट आंसर देखा, डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। क्वेश्चन 15। चार्ज क्रिएटेड ऑन मूवेबल गुड्स वेयर पोजेशन रिमेन्स विद द बारोर इज नोन एज। ऐसा चार्ज यहाँ पे जो गुड्स है वो बारोर के पास रहती है, पोजेशन बारोर के पास रहता है, उस चार्ज को क्या बोलते हैं। हाइपोथिकेशन, प्लेजर, लियन या मॉर्गेज, बताइए। शाबाश। मैं दिख रहा हूँ अब साथियों के आंसर। तो यहाँ भाई एक सुर में आपने चल गए हो और बहुत सारे साथियों ने आंसर दिए हैं। आई एम रियली हैप्पी। यस, वेरी गुड। ए को लॉक करने की बात चल रही है कि ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं और ए को लॉक कर देते हैं। राइट आंसर हाइपोथिकेशन, बिल्कुल सही। सो आधा रास्ता आप लोगों ने पार कर लिया, आधा भी रहता है, तो मेरे साथ बने रहिए और आंसर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। इन केस ऑफ प्लेज, पोजेशन ऑफ गुड्स, जो जब प्लेज करते हैं तो पोजेशन ऑफ गुड्स किसके पास रहता है, रिमेन्स विद द बारोअर
is transferred to the it is shared between borrower and bank is transferred to a third party. Yes, बताइए। तो यहाँ आंसर देख लेते हैं कि अगर प्लेज का है तो पोजेशन किसके पास रहेगा। यहाँ बी की बात हो रही है कि बी को लॉक कर दिया जाए, तो चलिए यहाँ पे बात बी को लॉक करके देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। यस, इज ट्रांसफर टू द बैंक, इज ट्रांसफर टू द बैंक। यस, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला गोल्ड लोन दिया, प्लेज किया, तो उस केस में बैंक के पास हम लोग गोल्ड जो है वो लॉक एंड की में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कौन सा चार्ज लगता है। यस, ये तो अब आप लोगों का मक्खन आ गया, मक्खन मक्खन हो गया, बुलेट ट्रेन चल पड़ी है अब तो भाई। सी मॉर्टगेज, सभी बोल रहे हैं सी को लॉक करें। चलिए आपके बात कहने पे सी को लॉक कर देते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। यस, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18। विच टाइप ऑफ चार्ज गिव्स द बैंकर राइट ऑफ सेल विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन इन सर्टन केसेस। किस स्थिति में बैंक के पास ये चार्ज रहता है कि बैंक इसमें कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं पड़ेगी, कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप बैंक उसको बेच के पैसे पूरे कर सकता है। इनमें से कौन सा ऐसा चार्ज है। यस, वो यहाँ बहुत सारे साथी आंसर कर रहे हैं। कौन सा ऐसा चार्ज है जिसमें बैंक जो है वो अपने आप डिसीजन ले सकता है, उसको कोर्ट वगैरह में जाने की जरूरत नहीं। तो चलिए आप लोगों का आंसर देख लेते हैं। तो इंग्लिश मॉर्टगेज, तो इंग्लिश मॉर्टगेज के केस में हमारे को जो है वो नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो बैंक के नाम पे हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश मॉर्टगेज के केस में वो रजिस्ट्रार, जब हम मॉर्टगेज करते हैं तो बैंक में, तो रजिस्ट्रार के सामने ही वो बैंक के नाम से ही हो जाती है। तो बैंक के जब नाम पे हो गई तो फिर इसमें जो है कोई कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं रहती है। ठीक है, सो इंग्लिश मॉर्टगेज क्या होती है, इसमें जो चार्ज होता है वो बैंक के नाम ही चढ़ जाता है। तो जब कोई डिफाल्टर डिफॉल्ट करेगा तो वो सीधा हम लोग उसको बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम लाइक फायर इंश्योरेंस, like life insurance policy or book debt is called। तो ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम, इंश्योरेंस पॉलिसी और बुक डेट को कौन सा चार्ज कहेंगे। इसके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। कुछ आप सोच रहे हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज, हाँ इंग्लिश मॉर्टगेज मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और आया था कि व्हाई नॉट इक्विटेबल। हाँ, इक्विटेबल मॉर्टगेज में हम लोगों को वो सिंबॉलिक पोजेशन जो वो बहुत सारे नोटिस देने पड़ते हैं अंडर सरफेस सी। तो उस केस में हमारे को वो एक तरह से एक इंटरवेंशन है, लेकिन जब प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है तो हम उसको बेच सकते हैं सीधा ही। तो यहाँ ज्यादातर आंसर आ रहे हैं मेरे पास कि अगर चार्ज, तो बी को लॉक करने की बातें चल रही। हाँ, असाइनमेंट। चलिए आप लोगों की बात मान लेते हैं, असाइनमेंट को एक बार लॉक कर लेते हैं, देखते हैं राइट आंसर। यस, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20। राइट ऑफ ए बैंकर टू रिटेन गुड्स, सिक्योरिटीज और मनी अंटिल ए डेट इज पेड इज कॉल्ड। जब तक वो गुड्स नहीं, वो हमारी पेमेंट नहीं करेगा, हम उसकी गुड्स सिक्योरिटी अपने पास रख सकते हैं। उस राइट को क्या कहते हैं। लियन, प्लेज, हाइपोथिकेशन या सेट ऑफ। यस, हम तब तक गुड्स को अपने पास रख सकते हैं जब तक वो हमारी पेमेंट नहीं करेगा। ये ऐसा कौन सा राइट है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज दैट राइट कॉल्ड। हम गुड्स को अपने पास रख सकते हैं तब तक जब तक वो हमारी पेमेंट नहीं करता है। तो सभी बोले ए को लॉक कर दीजिए। चलिए आपके कहने पे एक बार ए को लॉक कर लेते हैं, देख लेते हैं राइट आंसर। यस, लियन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21।
when two parties agree to create a charge on assets without transfer of possession or ownership, it is called. जब दो पार्टियां एग्री कर लेती हैं, सहमत हो जाती हैं, टू क्रिएट ए चार्ज ऑन एसेट्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड, उसको कौन सा चार्ज बोलते हैं? उसको हम कौन सा चार्ज बोलते हैं जब दो पार्टी इस बात के लिए एग्री कर जाती हैं? क्वेश्चन, व्हेन टू पार्टीज एग्री टू क्रिएट ए चार्ज ऑन एसेट्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, इट इज कॉल्ड। तो कुछ साथी फ्लोटिंग बोल रहे हैं, तो चलिए एक बार एक लॉक कर लेते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। यस, दैट चार्ज इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। ए फ्लोटिंग चार्ज जनरली अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ बारो? जो फ्लोटिंग चार्ज रहता है ये आमतौर पे किस बारो के ऊपर रहता है? तो किस टाइप का बारो होता है तो उसमें फ्लोटिंग चार्जेस लगता है? यस, फ्लोटिंग चार्ज किस टाइप के बारो पे लगता है? तो आंसर देख लेते हैं आप लोगों के। तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। हम्म, बी को लॉक करने की बातें चल रही हैं, लेकिन ये जो चार्ज है ये कंपनीज के ऊपर लगता है। फ्लोटिंग चार्ज जो है वो कंपनीज के ऊपर लगता है। एक बार सी को लॉक करके देखते हैं। यस, क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ओवर ए चेंजिंग क्लास ऑफ एसेट्स। जैसे कि कंपनी की इन्वेंट्री है, एसेट अकाउंट रिसीवेबल है, दैट अलाउज द बिजनेस टू कंटिन्यू टू ट्रेड विद दोज एसेट्स। तो इसलिए इसमें फ्लोटिंग चार्ज जो है वो कंपनीज का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हेलो यस, हाँ जी। सर, ये फ्लोटिंग चार्ज तो हाइपोथिकेशन होता है, और हाइपोथिकेशन तो इंडिविजुअल की भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है। नहीं, फ्लोटिंग चार्ज हाइपोथिकेशन नहीं होता है। नहीं, फ्लो जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल का अगर कोई स्टॉक के अंदर चार्ज क्रिएट का, तो उसका भी अगर चेंज होगा तो वो होता है, तो इसमें भी तो हो सकता है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे ना Sir, स्पेसिफिक sir, I am एसेट होती also है। having the जैसे कि concern, sir. यहाँ पे देखिए, जो हाइपोथिकेशन है ना वो रहता है मूवेबल गुड्स पे, जो इमूवेबल का चार्ज रहता है। ठीक है, ये जो चार्ज रहता है जो इमूवेबल का रहता है, कौन ट्रांसफर सा? ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो सर फ्लोटिंग चार्ज की बात करें। सर फ्लोटिंग चार्ज सर मूवेबल एसेट पे होता है, और फिक्स हाँ, पे सर हाइपोथिकेशन। इमूवेबल। Floating charge is a security interest over a changing class of assets like companies, हाँ, inventory और accounts receivable, हाँ that allows the business to continue to trade with those assets, है ना? Unlike a fixed charge which is हाँ, जो fixed charge है वो तो बिल्डिंग वगैरह पे ऊपर हो गया। हम्म। The charge crystallizes into a fixed charge over the remaining assets if the company defaults on the loan। तो फ्लोटिंग चार्ज में तब आती है बारी अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी। तो हाइपोथिकेशन के केस में और फ्लोटिंग चार्ज में डिफरेंस है। क्लियर? जो हाइपोथिकेशन का चार्ज है वो एक ही बंदे के पास रहता है, लेकिन ये जो है डिवाइडेड रहता है चार्ज। तो जब कंपनी डिफॉल्ट में आएगी तब वो उस चार्ज को ले सकती है। ये केवल कंपनी के केस में होता है। लेकिन सर, हाइपोथेटिकल का जो चार्ज है वो तो फ्लोटिंग चार्ज का ही नेचर का है। सर हाइपोथिकेशन में बार बार स्टॉक बदलता रहता है तो चार्ज हाँ फ्लोटिंग हाँ। रहता है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ वही है। सर मैं आया भाई। इसलिए हाइपोथिकेशन में ही फ्लोटिंग चार्ज होता है सर। हम्म,
या इसमें ना क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है ना, चार्ज क्रिस्टलाइजेस इनटू ए फिक्स्ड चार्ज। जी सर, ये श्योर है कि हाइपोथिकेशन एक फ्लोटिंग चार्ज होता है, हाँ, क्योंकि स्टॉक बार बार बदलता रहता है तो चार्ज लेकिन जब फ्लोटिंग। कंपनी डिफॉल्ट करती है ना तो ये चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाता है। जब कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो ये चार्ज अब क्रिस्टलाइज हो जाता है, तब ये फ्लोटिंग चार्ज बन जाता है। The charge crystallizes into a fixed charge over the remaining assets if the company defaults on the loan or enters liquidation। चलिए इसको हम ना एक बार कल क्लियर कर दूंगा दोस्त, ठीक है। मैं भी जी। इसको थोड़ा स्टडी कर लूंगा, आपकी बात भी ठीक हो सकती है। तो इसको एक हाँ, बार स्टडी करके ना मैं आपको एक बार इसको क्लियर कर दूंगा, ओके। इनफैक्ट इंडिविजुअल के अलावा बाकी सारे ग्रुप्स हैं, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, इस तरह के ग्रुप हैं, और इंडिविजुअल ही अकेला है। तो हाँ, इंडिविजुअल के चलिए लोन हम लोग करते हैं और नहीं, मैं हाइपोथिकेशन। आपकी बात समझ गया। तो हम ऐसा करेंगे, इसको ना बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जी जी कल ही कर देंगे। जी। आप लोगों का एक कल क्वेश्चन था ना कि जहां पे हम 25,000 पे फंसे थे, तो उसका डाउट क्लियरेंस आ गया था बैंकिंग ज्ञान केंद्र की तरफ से, तो 50,000 ही है। आप लोगों ने 50,000 ही बोला था। मिनिमम लोन जो नो गारंटी और नो, है ना, प्रोसेसिंग चार्जेस, उसमें 50,000 मिनिमम लोन दे सकते हैं, ठीक है। इसका डाउट क्लियरिंग आ गया था, इसका भी डाउट क्लियरिंग डाल देते हैं, और मैं इसको क्लियर भी कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी जा रहा है और आपको नेक्स्ट क्लास भी होगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल चार्ज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इनमें से कौन सा लीगल चार्ज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल, आप लोगों ने आंसर कर भी दिया क्या? वाह, क्या बात। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हम्म तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल चार्ज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो आप लोग इसके ऊपर आंसर कर रहे हैं, ए ऑप्शन को लॉक करने की बातें हो रही। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो मॉर्टगेज इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन आप लोगों ने लगाया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24। ए चार्ज ऑन करंट एसेट्स लाइक स्टॉक, बुक डेट्स एंड रिसीवेबल इज नॉर्मली क्रिएटेड बाय। स्टॉक के ऊपर, बुक डेट्स के ऊपर, रिसीवेबल्स के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट किया जाता है? मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट या प्लेज? स्टॉक, बुक डेट्स, रिसीवेबल्स के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट किया जाता है? तो यहाँ सभी साथी क्लियर है कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बी को लॉक कर देते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। यस, हाइपोथिकेशन द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। इन एन सर बुक इक्विटेबल डेट सर मॉर्टगेज। सर हाँ जी, सर बुक डेट में भी हाइपोथिकेशन होता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बुक डेट्स भी डेटर्स ही है, डेटर्स में हाइपोथिकेशन चार्ज लग जाता है। वैसे तो तो बुक असाइनमेंट डेट्स में तो असाइनमेंट आना चाहिए वैसे। हाँ, असाइनमेंट असाइनमेंट भी करना होता चाहिए हाँ, बुक डेट यहाँ में। थोड़ा क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया। जी। तो बेसिकली हमने जो किया, तो स्टॉक के ऊपर आना चाहिए, बुक डेट्स और रिसीवेबल्स के ऊपर तो असाइनमेंट का चार्ज आ जाता है, जी ठीक है। जी। चलिए, इन एन इक्विटेबल मॉर्टगेज द बारोड डिपॉजिट्स। हाँ जी, इक्विटेबल मॉर्टगेज के केस में बारोड डिपॉजिट्स टाइटल डीड्स कॉपी, या ओरिजिनल टाइटल डीड्स, या फोटोकॉपी ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, जहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराता। इक्विटेबल के केस में कौन से डॉक्यूमेंट जमा होते हैं? फोटोकॉपी जमा होती है, ओरिजिनल होती है, या होती ही नहीं है? तो भाई यहाँ पे बड़ा क्लियर काम चल रहा है, बी को लॉक करने की बातें चल रही है। चलिए बी को लॉक कर देते हैं, ओरिजिनल टाइटल डीड जमा होगी, ये आपको पता है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ए फिक्स चार्ज अटैचेस टू। जो एक फिक्स चार्ज होता है, वो किस चीज को अटैच करता है? स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइबल एसेट्स, ऑल एसेट्स ऑफ कंपनी, फ्लोटिंग एसेट्स, या फ्यूचर प्रॉफिट्स? किसको अटैच करता है? जो एक फिक्स चार्ज है, वो किस चीज को अटैच करता है? तो यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं एक बार। स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइबल एसेट्स, जो फिक्स चार्ज में रहता है, स्पेसिफिक और आइडेंटिफाइबल एसेट्स।
में ये लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, when a floating charge becomes fixed due to borrower's default, it is said to have। जब एक फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज बन जाता है तो वो किस लिए बन जाता है, बारोर के डिफॉल्ट के, उसको क्या कहा जाता है? when a floating charge becomes fixed due to borrower's default, बारोर ने डिफॉल्ट किया तो ये फ्लोटिंग से फिक्स बन गया, तो उस समय किस कारण से ये हो जाता है? तो यहाँ एक ही बात चल रही है कि क्रिस्टलाइज हो जाती है। हम पहले बात बोल रहे थे क्रिस्टलाइज का। हाँ, तो उसका जो जब एसेट जब उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तब वो जो है चार्ज फ्लोटिंग से फिक्स बन जाता है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका राइट आंसर। यस, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 28, सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स सच एज ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स इज क्रिएटेड थ्रू। हाँ जी, इंटेंजिबल एसेट जो है जिसका कोई मतलब नहीं रहता है, एसेट्स का वैल्यू नहीं रहता लेकिन बुक्स में दिखाई जाती है, ऐसी एसेट्स में कौन सा रहता है? वो यहाँ सीधा क्लियर है आप लोगों को कि असाइनमेंट का चार्ज रहता है वहां पे। चलिए ए को लॉक कर देते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। हमने ए को लॉक किया, राइट आंसर देखा। यस, असाइनमेंट इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी इज रिक्वायर्ड अंडर विच एक्ट? जो जो भी एसेट्स कंपनी बैंक में रखती है उसका चार्ज जो है हम किसके पास जाके रजिस्टर करवाते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, कंपनी एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या सिक्योरिटाइजेशन एक्ट 2002 में? यस, जो कंपनीज हमारे पास एसेट्स रखती है, गिरवी रखती है किसी भी प्रकार की, तो उस केस में कहाँ जाके हम चार्ज अपना रजिस्टर करवाते हैं? यहाँ बहुत सारे आंसर आ चुके हैं, सभी साथियों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। यस, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उसको रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी, एन इक्विटेबल मॉर्टगेज इज क्रिएटेड बाय। जो इक्विटेबल मॉर्टगेज है वो कैसे क्रिएट की जाती है? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, पोजेशन ऑफ गुड्स, असाइनमेंट डीड या सिंपल कॉन्ट्रैक्ट? इसके द्वारा इक्विटेबल मॉर्टगेज जो है वो क्रिएट की जाती है। यहाँ बहुत सारे साथी जो है आंसर दे रहे हैं, मैं सबके नाम जो है ले नहीं पा रहा, लेकिन बहुत सारे साथियों ने आंसर किया है और एक ही आंसर किया है। ए ऑप्शन को लॉक कीजिए। तो ए को लॉक कर देते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। सो इक्विटेबल मॉर्टगेज जो क्रिएट की जाती है वो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के द्वारा एट नोटिफाइड प्लेस। तो वहां पे ये जो एसेट है वो जमा, जो रजिस्ट्री के कागज है वहां जमा कराए जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वहां के पे क्या बारों के साइन होते हैं? जो रजिस्टर हम जिसके ऊपर हम नोट करते हैं उसमें बारों के साइन होते हैं क्या? बारों को होते साइन हैं करने सर, होते हैं? होते हैं सर। बारों के साइन होते हैं। आप में से किसी ने इक्विटेबल मॉर्टगेज किया क्या? हाँ सर, किया है। हाँ, उसमें क्या बारों के कभी साइन करवाया आपने? नहीं सर, बारूद के साइन नहीं होते, उस पे बैंकर के हाँ, साइन बारों होते के हैं। साइन कभी नहीं होते। बारों के साइन नहीं होते हैं, ऑफिसर के साइन होते हैं। जो ऑफिसर लेता है ना वहां पर लिखा जाता है कि सच एंड सच पर्सन विजिटेड आवर ऑफिस फॉर द लिमिट, दिस मच लिमिट, है ना? हाँ, ऑफिसर के होते हैं, जो ऑफिसर उसको लेता है उसके साइन होते हैं। रजिस्टर में बारों के साइन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। जब इक्विटेबल मॉर्टगेज होती है तो इसमें नहीं होते हैं। हाँ, अटेंडेंस शीट वो अलग है। हम एक उसको उसका इनलैंड लेटर लेते हैं, इनलैंड को लेटर को वैसे तो उसने पोस्ट करना होता है, तो हम ही पोस्ट कर देते हैं, उसी के ऊपर स्टैंप लगा के, वो अलग चीजें हैं। लेकिन हमारा है कि क्या जो टाइटल डीड रजिस्टर है उसमें हम बारों के साइन करते हैं, करवाते हैं नहीं? लेकिन जब वो
टाइटल डीड वापस लेके जाता है हमारे से, लोन पूरा हो गया, उसके बाद हम जब मोर्टगेज करते हैं तब नहीं लेते, जब उसको वापस करते हैं ना टाइटल डीड तब लेते हैं। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए देखें और कोई क्वेश्चन है तो यस, खत्म हो गया आज के क्वेश्चन। आप सबका बहुत धन्यवाद करना है, आप रियली आप लोगों में डेप्थ है, नॉलेज का डेप्थ है, और आप लोगों ने वास्तव में बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है। और जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, लोन्स एंड एडवांसेस और ये चार्ज के ऊपर जब बात करते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप लोगों की ये तैयारी है, इसमें हम लोग बहुत आपकी तैयारी को देख के खुश है कि आप लोगों ने इतना अच्छे से ये सारा तैयार कर रखा है। तो चलिए अभी हम लोग आज का मैसेज देखते हैं। तो समय और शिक्षा का सही उपयोग व्यक्ति को सफल बना देता है। अगर समय और शिक्षा का हम सही उपयोग करें तो व्यक्ति को वो सफल बना देता है। बहुत अच्छा मैसेज है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत धन्यवाद करना है कि आप लोगों ने आज हमारे साथ ये प्रक्रिया में भाग लिया और प्रॉपर आंसर देते रहे। तो नेक्स्ट क्लास का आपको सर आपको उसमें दे देंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप इतना सर मेरा जो मान बढ़ाई टॉपिक, करते। सर जो क्वेश्चन कंफ्यूजन था वो थोड़ा डिस्कस कब होगा? हाँ, कल हो जाएगा। जैसे आज मैंने कह दिया ना कि वो 50,000 वाला डिस्कस कर लिया हमने, कि कल हमारा एक क्वेश्चन फंसा था जिसमें हम लोगों ने कहा था कि कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आंसर 25,000 लगाया था, लेकिन आप सभी साथियों ने कहा था कि 50,000 है। तो मैंने कहा था कि कल डिस्कस करेंगे। तो बैंकिंग ज्ञान केंद्र की तरफ से उसका डाउट क्लियरिंग आ गया है। तो डाउट में ये कहा गया है कि जो 50,000 हो गई है, 25,000 नहीं है। ठीक है, तो उसमें जहाँ पे कोई नो या लाइव प्रोसेस। क्लास होगा या फिर लाइव डिस्कशन होगा या फिर जी, ऐसे रिकॉर्डेड? अरे कल जब जब मैं अपना लेक्चर लूंगा ना उसमें बता दूंगा। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक। ओके दोस्ती, ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय फ्रेंड्स।